मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, मैं पुष्कर सर प्रेमलाल सिंघानिया गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बेटा क्लास फर्स्ट ईयर की बच्चियां आप लोग पढ़ने जा रहे हो बेटा बिजनेस में वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता। वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता में आपको बता दिए थे, हम बता रहे थे वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं, जिसमें आपका आत्मनिर्भर आखेट युग और दूसरा था पशुपालन युग, हम बता दिए थे। ठीक बेटा, अब हम आपको पीडीएफ वीडियो के माध्यम से हम समझाने वाले हैं हस्तशिल्प कला युग और गृह उद्योग। ठीक, चलिए हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो बेटा आप लोग देख रहे हैं पीडीएफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं। वाणिज्य के विकास की अवस्थाओं में हम बताए थे कि हमारे वाणिज्य और इनकी विकास की अवस्थाएं कैसे हुई और किस तरह प्राचीनतम से हम आगे कैसे बढ़े। जैसा हम लोग पढ़े थे आत्मनिर्भरता और आखेट योग। आत्मनिर्भरता में जो लोग थे वह क्या थे, उनकी मानवीय आवश्यकताएं सीमित थी, वह आत्मनिर्भर थे, स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे और वह अपनी जो भोजन की प्राप्ति वह खुद करते थे। पशुपालन युग में धीरे धीरे उनके पास नॉलेज होना शुरू हुआ और वह पशुओं को ना मारकर उसको पोसना चालू किए। अब हम लोग पढ़ेंगे आज कृषि युग, या दोनों पढ़ा दिए थे हम, आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि युग। स्टार्ट करने वाले हैं कृषि युग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कृषि युग और हस्तशिल्प कला युग पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बेटा एग्रीकल्चर स्टेज, कृषि युग आप देख रहे हो। कृषि युग पशुओं के लिए हुए चरगाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद मनुष्यों को महसूस हुआ कि चारागाह तभी हो सकता है जबकि पौधों को उगाने एवं उनकी रक्षा हेतु विशेष ध्यान दिया जाए। इस युक्ति के कारण उनमें ज्ञान पैदा हुआ कि पौधों को उगाने के प्रयत्न होना चाहिए और इसी ज्ञान के कारण जानवरों के लिए चारे वाले पौधे उगाए गए और फिर मनुष्य के खाने से संबंधित पौधे उगाए जाने लगे। इस प्रकार कृषि काल का जन्म हुआ। ठीक बेटा, जैसे जब यह पशुपालन में पशुओं को पालना शुरू किए तो उन्हें चारागाह के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चारागाह की खेती करें और पौधों को उगाएं। ठीक, इसके लिए उन्होंने पौधों को उगाना शुरू किया, खेतों में पौधों को उगाना शुरू किया। जब पौधे उगना शुरू हुए तो उन्होंने उसमें ऐसे भी फसल उगाने शुरू किए जिसमें अनाज उत्पन्न होना शुरू हुआ और उस अनाज से वह अपने भोजन का मुख्य स्रोत बनाया। ठीक बेटा, गांव बसने लगे। भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति माना जाने लगा। कृषि में स्वयं खेती करना और दूसरों के द्वारा खेती कराना भी शामिल हो गया। मतलब इसमें कृषि अपने खेती करना और दूसरों को भी खेती कराना इसमें शामिल हो गया। अब इसकी विशेषताएं क्या थी बेटा? इसकी पहली विशेषताएं हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें डीम है, थोड़ा अच्छे से फ़ोटो क्लिक नहीं हुआ है, इसको हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। इसमें हम पढ़ा दे रहे हैं, पीडीएफ भी आपको भेज देंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। विशेषताएं क्या है? पहला है कृषि युग की प्रमुख निम्न विशेषताएं थी। पहला, कृषि मनुष्य का प्रधान व्यवसाय था। कृषि मनुष्य का प्रधान व्यवसाय था। दूसरा, इस युग में गांव का भी जन्म हुआ। इस युग में क्या हुआ? गांव का भी जन्म हुआ। तीसरा, मनुष्य अस्थायी रूप से गांव में रहने लगा। मनुष्य क्या हुआ? अस्थायी रूप से गांव में रहने लगा। चौथा, भूमि व्यक्तिगत संपत्ति समझी जाने लगी तथा इसके साथ साथ हल, बैल आदि भी व्यक्तिगत संपत्ति हो गए। हल, बैल क्या हो गए? आदि व्यक्तिगत संपत्ति हो गए। पांचवा पॉइंट कह रहा है बेटा कि दास प्रथा पहले से अधिक दृढ़ हो गई तथा इसके साथ साथ श्रमिक वर्ग का भी जन्म हुआ। मतलब कृषि युग में बहुत सारी दास प्रथा भी और तीव्र गति से हो गई थी और श्रमिकों का भी जन्म इसी कृषि युग में हुआ। छठवां पॉइंट, इस अवधि को प्रारंभिक अवस्था में जो व्यक्ति जहां कृषि करने लगे वे उसी भाग के स्वामी वन बैठे। मतलब जहाँ पे जो कृषि करना शुरू किया वह वहीं पे उसका वह स्वामी मालिक बन गया। बाद में कुछ लोगों ने स्वयं खेती करना
तो बंद कर दिया और वे अपने खेतों पर दूसरों से खेती करवाने लगे। इस प्रकार कृषि श्रमिक का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कृषि श्रमिकों का यहाँ पे आरंभ होता है बेटा। 7वां कह रहा है कि इसी अवधि में गाँव का जन्म हुआ। इसी अवधि में क्या हुआ? गाँव का जन्म हुआ और धीरे धीरे इन्होंने नगरों का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे नगरों का रूप धारण कर लिया। 8वां पॉइंट कह रहा है बेटा, गांव में, आप लोग पॉइंट आप देख रहे हो, 8वां पॉइंट कह रहा है कि गांव में कृषि के अतिरिक्त कुछ लोग अन्य चीज़ों का निर्माण करने लगे, जैसे कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम करना, जूता बनाना, हथियार व लोहे के अन्य वस्तुएं बनाना, तेल निकालना इत्यादि। कृषि युग में बहुत सारे कार्य शुरू हुए हैं। गांव का निर्माण हुआ, नगरों का विकास हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं 9वां पॉइंट में। एक गांव में साथ रहने के कारण लोगों में सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव कृषि युग में ही हुआ था बेटा। इस पर हम फोकस करेंगे। 10वां पॉइंट में, इस युग में वस्तु विनिमय प्रणाली आरंभ हो गई थी। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु का लेन देन का कार्य इसमें कृषि युग में शुरू हो गया था। एक गांव के लोग आपस में वस्तुओं का अदल बदल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे थे। मतलब किसी व्यक्ति को अगर चावल की आवश्यकता होती थी तो वह, और किसी व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता होती तो एक दूसरे से अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक बेटा, वस्तु विनिमय प्रायः ऐच्छिक भावनाओं के साथ होता है। 11वां है, पशुओं का दूध तथा साग सब्जी व अन्य मनुष्य का मुख्य भोजन हो गया। ठीक बेटा, अब निष्कर्ष यह निकलता है कि इस युग का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि के अतिरिक्त कुछ व्यक्ति छोटे छोटे कार्य जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना आदि करने लगे। वस्तु विनिमय प्रणाली का श्रीगणेशाय हो चुका था। मुद्रा का चलन अभी नहीं हुआ था। मतलब उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा का चलन नहीं था। तो कृषि युग में आप कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय का श्रीगणेशाय इसमें हो गया था। आगे बढ़ते बेटा। अब आता है आपका हस्तशिल्प कला युग। हस्तशिल्प कला युग यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको हम समझेंगे। हस्तशिल्प कला युग क्या है? सभ्यता के विकास एवं जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक जीवन के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं में सने सने वृद्धि होने लगी। मतलब धीरे धीरे उसने अवकाश के क्षणों में हाथ से बनाए वस्तुएं बनाना प्रारंभ किया। कार्यकुशलता के आधार पर मनुष्य के कार्यों का विभाजन हुआ। लुहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, धोबी, दर्जी, मोची, तेली, किसान आदि जातियां बन गईं। कुछ कार्यों में मनुष्य विशिष्टता प्राप्त करने लगा तथा वस्तुओं को बनाने की कला दस्तकारी कही जाने लगी। मतलब हस्तशिल्प कला में जातिगत विशेष वर्ग बट गए और जो अपने कार्यों के माध्यम से उनके जाति को पहचानना शुरू हुआ। इस युग को हम दस्तकारी युग भी कहते हैं। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या है बेटा? पहला है वस्तु विनिमय का प्रारंभ। पहला है वस्तु विनिमय का प्रारंभ। प्रथम बार मनुष्यों ने इस युग में यह महसूस किया कि जिन वस्तुओं की उसके पास कमी है उन्हें वह दूसरों से ले सकता है और इनके बदले में जो वस्तुएं उसके पास अधिक हैं उन्हें दे सकता है। इस प्रकार वस्तुओं द्वारा क्रय विक्रय, जिससे अब व्यापार का भाग माना जाता है, प्रारंभ हो गया। मतलब आप कह सकते हैं बेटा कि हस्तशिल्प कला युग में वस्तुओं का क्रय विक्रय का प्रारंभ हो गया। विशेषताएं थी पहला। अब हम दूसरी विशेषता पर फोकस करते हैं बेटा। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण क्या है बेटा? कह रहा है कि जब अपनी अतिरिक्त वस्तुएं लोग दूसरों को देने लगे तो इन वस्तुओं को बनाने की ओर विशेष ध्यान देने लगे। जिन वस्तुओं को वह नहीं बना पाते थे उन्हें दूसरों से लेने के कारण उत्पादन प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की क्रांति हुई। अर्थात लोगों ने अपने को केवल उन वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित किया जिन्हें बनाने में वह कार्यकुशल थे। यही श्रम विभाजन की प्रथम सीढ़ी थी, जिसने बढ़ते बढ़ते आज के युग में तत्काल तहलका मचा दिया।
इस प्रकार इस युग में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का सूत्र प्राप्त हो गया था। बेटा इसमें श्रम विभाजन का सूत्र प्राप्त हो गया और यह अपने कार्य कुशलता के अनुसार यह अपने कार्य का श्रम करते थे और आगे बढ़े। द्रव्य विनिमय यहाँ से शुरू होता है बेटा। तीसरा, इसी काल में मुद्रा का जन्म हुआ। मतलब आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मुद्रा का जन्म किस काल में हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि मुद्रा का जन्म हस्तशिल्प कला युग में हुआ था। इसी काल में मुद्रा का जन्म हुआ और वस्तु विनिमय के साथ साथ मुद्रा द्वारा विनिमय होने लगा। वस्तु विनिमय के साथ साथ मुद्रा द्वारा विनिमय होने लगा। अब आपका बेटा चौथा है, इसकी विशेषताएं हैं चौथा पॉइंट की, पेशों या धंधों की प्रगति। पेशों या धंधों की प्रगति क्या है? विभिन्न प्रकार के पेशे एवं धंधे प्रारंभ हो गए। इस काल में वस्तुएं अधिकतर हाथों से बनाई जाती थीं। लोहे का कार्य करने वाला लुहार, लकड़ी का कार्य करने वाला बढ़ई, हाथों से डलिया बनाने वाले एवं बहुत से कुटीर उद्योग वाले पेशों का जन्म हुआ। ठीक बेटा, तो ये थे आपका हस्तशिल्प कला युग में 4 आपको विशेषताएं बता चुके हैं। अब अगली विशेषताएं हम बताएंगे कल, और यह चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। आप लोग बेटा सभी लोग नोट्स बना लेंगे और